हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का स्नैपशॉट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है इसका फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ने वाले हैं और वर्ड टू वर्ड अच्छे से इसे समझने वाले हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ये कहानी है विलियम सरोयन के द्वारा लिखी गई और इसमें वो एक व्हाइट हॉर्स के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रही हैं और इसके साथ जो एक्साइटिंग एडवेंचर किए उसके बारे में है। अब पहले मैं आपको चैप्टर की जो कैरेक्टर्स हैं इसके बारे में बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन, पहले हम कुछ मिनट्स इंट्रोडक्शन करेंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक खूबसूरत सफेद घोड़े का जो समर रहा, समर सीजन जो उसका कुछ महीना जो उसका वो किस तरीके से अपने ट्रू ओनर, अपने असली ओनर से दूर रहकर एक नए बच्चे के साथ, एक टीनेजर के साथ किस तरीके से समय गुजारा इस व्हाइट हॉर्स ने और क्या चेंज आया और किस मतलब क्या एडवेंचर्स आए उस बॉय के और उसके कजन की लाइफ में। ठीक है, तो ये जो कहानी है विलियम सरोयन के द्वारा लिखी गई है और इसमें अर्मेनिया एज अ प्लेस, अर्मेनिया के एक ट्राइबल ग्रुप की बात करी गई है, दैट इज गेरोग्लेनियन। ठीक है, ये ट्राइबल ग्रुप का नाम है। तो इस ट्राइबल ग्रुप के लोगों के बारे में बात करी गई है, उनके काफी सारे कैरेक्टर्स हमें बताए गए हैं और क्वेश्चन आंसर्स में पूछे भी गए हैं जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर है अरम, नाम है कैरेक्टर का, जो कि नरेटर है, जो कहानी को आई बोलकर नरेट कर रहे हैं। तो जहां पर आई शब्द है वो अरम के लिए प्रयोग किया गया है। अरम एक बॉय है 9 ईयर्स का, ही इज अ बॉय ऑफ 9 ईयर्स और ये ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरा है अरम का कजन जिसका नाम है मुराद, अरम का कजन जिसका नाम है मुराद, यही है वो लड़का जो सफेद घोड़े को लेकर आया और इन दोनों कजन ब्रदर्स के जो एडवेंचर है उसके बारे में है। तो कजन ऑफ अरम इज मुराद और इसकी उम्र हमें डायरेक्टली कहीं नहीं दे रखी कि वो कितने साल का है, लेकिन जब हम जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक जगह आता है जब मुराद अपने भाई को कहेगा कि तुम जब 13 साल के हो जाओगे तो तुम घोड़े को घुड़सवारी करना सीख जाओगे। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि शायद परहैप्स द एज ऑफ मुराद इज 13 ईयर्स, क्योंकि वो जो मुराद है वो खुद घुड़सवारी जानता है, लेकिन अरम फेल हो रहा है बार बार आफ्टर न्यूमरस ट्रायल्स। तो वो कहता है 13 साल के हो जाओ तो तुम शायद सीख रहे हो। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि मे बी ही इज ऑफ 13 ईयर्स, हालांकि कहीं ये डायरेक्टली बताया नहीं गया हमें। ठीक है, तो अभी डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट घुड़सवारी, ये सारी चीजें हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। जस्ट दिस इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, व्हाइट हॉर्स है, ठीक है, ही इज ऑफ कोर्स द मेन एंड फोर्थ नंबर आप यहां पर कर लीजिए जॉन बायरो। सिंस आई मेंशन्ड ट्रू ओनर का हॉर्स है सफेद घोड़ा, तो उसका जो सही असली ओनर है दैट इज जॉन बायरो, जो कि एक असाइरियन है, यानी कि वो अर्मेनिया से इतने बिलोंग नहीं करते, वो असाइरियन है, लेकिन अकेले होने की वजह से वो अब अर्मेनिया भाषा सीख चुके हैं और वो एक फार्मर है जिनका घोड़ा है व्हाइट हॉर्स। और जॉन बायरो लोनली क्यों हो गए, क्योंकि इनका जो सफेद घोड़ा है यही व्हाइट हॉर्स जिसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये जो है गुम चुका है और जॉन बायरो नहीं जानते कि वो कहां है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अंकल किसके, अरम के। ठीक है ना, अरम के जो अंकल है उनका नाम है खोसरोव। ठीक है ना, अंकल का नाम है खोसरोव। अगले कैरेक्टर हैं खोसरोव के जो बेटा है, खुसरोव उनके अंकल हैं अरम के, और खोसरोव का जो बेटा है उसका नाम है अरक। ठीक है ना, अरक का अरक है। ठीक है, उसके बाद है मुराद का फादर। मुराद कौन है, अरम यानी कि नरेटर का कजन। तो मुराद का जो फादर है, मुराद के जो फादर हैं उनका नाम है जोरब। जोरब का केवल हमें ये बताया गया है कि मुराद के फादर है जोरब, लेकिन इनका पूरे स्टोरी में कोई डायलॉग या कुछ इस तरीके से नहीं आता। उसके बाद एक दूसरे फार्मर हैं, उनका नाम है फिटवेजियन और वो वाइन यार्ड्स ओन करते हैं। तो वाइन यार्ड्स आगे स्टोरी में आएगा, जहां पे वो अपने घोड़े को बांध देते हैं ताकि अपने ट्राइबल जो ये दोनों भाई हैं ये घोड़े को बांध देते हैं ताकि पूरे ट्राइबल ग्रुप से छुपा रहे ये राज कि हमारे पास किसी का घोड़ा है। ठीक है, वाइन यार्ड्स का जो फिर ओनर है दैट इज फार्मर। नेक्स्ट 8th इज अरम्स मदर, जिनका नाम नहीं बताया गया, अरम्स मदर, लेकिन इनके डायलॉग्स भी आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, होप दिस इज क्लियर। जो चैप्टर की थीम है, जो स्टोरी की थीम है, वो है ऑनेस्टी एंड फैमिली वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। अब जो ट्राइबल ग्रुप है गेरोग्लेनियन, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अपने ईमानदारी के लिए इनके जो पूर्वज हैं और आगे जो उनके डिसेंडेंट्स हैं सभी फेमस हैं। तो ये कभी ना तो चोरी करते हैं किसी चीज की और कोई भी चोरी किया हुआ सामान ये रखते नहीं है। तो ये अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम सिंबॉलिज्म की बात करें तो जो व्हाइट हॉर्स है यहाँ पर वो फ्रीडम का, जॉय का एक सिंबल हम कह सकते हैं, और वो एक सिंबल इसलिए भी है, सिंबल मतलब हो सकता है कि लाइफ में कुछ और नए एडवेंचर्स करने का। फर्दर हम बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में मॉरल प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस हमें सिखाई गई है कि हम सभी को ऑनेस्ट रहना चाहिए और अपनी ऑनेस्टी के बलबूते सभी के अंदर अपने लिए ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए। सो वी शुड बी ट्रस्टवर्दी। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स, आपस में जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं उसकी स्ट्रेंथ से ट्राइबल ग्रुप है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, कजन भाइयों के बीच में बहुत प्यार है, उनके अंकल हैं खुसरोव और उनके बेटा, ये सब है, यानी कि आपस में फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं पूरे ट्राइबल ग्रुप की। अब हम बिगिन करते हैं स्टोरी। आई रीड एंड साइड बाय साइड एक्सप्लेन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स पे डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है ना, सो देखो, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयन। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty। ये कहानी 2 गरीब अर्मेनियन बॉयज, अर्मेनियन जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडियन, तो वो अर्मेनिया के हैं, दैट इज देयर नेशनैलिटी, देयर सिटीजनशिप अर्मेनियन। ओके, 2 गरीब बॉयज हैं, अर्मेनियन बॉयज, जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं और जो उस ट्राइब का नाम क्या है, एज आई मेंशन्ड हियर, गेरोग्लेनियन। इस ट्राइब के जो हॉलमार्क्स हैं, हॉलमार्क्स यानी कि जो पहचान है वो ट्रस्ट है और ऑनेस्टी है। ट्रस्ट और ऑनेस्टी इस ट्राइब की पहचान है। लेट्स बिगिन। One day back there
One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. ठीक है ना, पहला पैराग्राफ अपने आप में एक पूरी लाइन ही है. One day यानी कि यहाँ पर जो नरेटर है द बॉय अरम, वो अपने अब यहाँ पे बताने लग रहा है कि अपने मतलब जब वो स्टोरी नरेट कर रहा है तो वो अपने पास की बात बता रहा है. एक दिन पुराने अच्छे दिनों में से, जो गुड ओल्ड डेज थे मेरे, जिस समय मैं 9 साल का था, तो उन पुराने अच्छे दिनों में जब मेरी उम्र 9 साल की थी, उन दिनों में से एक दिन, और जिस समय जो दुनिया थी पूरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ, मतलब एक इमेजिन करने वाली मैग्निफिशेंस यानी कि शान शोभा चाम से भरी हुई थी, और लाइफ एक डिलाइटफुल, एक खुश मिजाज वाला मिस्टीरियस ड्रीम था मेरे लिए. मेरा कजन उस एक दिन पूरा एक्सप्रेस करता है अपने उन दिनों को, उस वर्ल्ड को, और उन दिनों अच्छे ओल्ड दिनों में से एक दिन मेरा कजन मुराद, जिसे हमारे ट्राइब में रहने वाले सभी लोग क्रेजी मानते थे मेरे अलावा. यानी कि यहाँ मुराद की भी एक क्वालिटी बता दी है कि मुराद क्रेजी नेचर का है, वो कुछ ऐसी हरकतें करता है, ऐसा बिहेवियर है उसका जो कि थोड़ा ह्यूमरस भी है और एसेंट्रिक है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, यानी कि उसे कोई इलनेस नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं है, या वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर ही थोड़ा क्रेजी है. तो उसे जितने भी लोग, मुराद को जितने भी लोग जानते हैं, सभी उसे कंसीडर यानी कि मानना, उसे मानते हैं कि वो क्रेजी है. लेकिन मेरे अलावा, मतलब मैं भी उसे जानता हूं लेकिन मैं उसे क्रेजी नहीं मानता, लेकिन मेरे अलावा जितने भी लोग मेरे कजन मुराद को जानते हैं सब उसे क्रेजी मानते हैं. और जो मुराद है उसके घर पर आया सुबह 4 बजे, उस दिन की जो बात एक्सप्रेस कर रहा है कि उस दिन वो सुबह मेरे घर पर 4 बजे आया और मुझे उसने जगा दिया. किस तरीके से? मेरे कमरे की खिड़की पर टैपिंग करके, ठप ठप करके खिड़की पर उसने मुझे जगा दिया सुबह के 4 बजे. अरम ही सेड, और उसने मेरा नाम पुकारा. अरम ही यहां पर प्रयोग किया गया है मुराद के लिए. आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. एकदम से अपना नाम सुनकर मैं उठ गया और कूद मारी मैंने बेड से उठ गया और मैंने खिड़की के बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. तो जो नरेटर है, जो अरम है, वो कह रहा है मैंने जो देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया. तो अब हम नाउ दिस इज द क्यूरियोसिटी कि उसने क्या देखा. तो देखा तो मुराद को उसके साथ एक और चीज देखी. ऑफ कोर्स यू माइट हैव गेस्ड दैट इज द व्हाइट हॉर्स. इट वाजंट मॉर्निंग येट बट इट वाज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग. अभी मॉर्निंग हुई नहीं थी, यानी कि 4 बजे थे तो अंधेरा ही था थोड़ा, लेकिन समर सीजन होने की वजह से, समर्स में क्या होता है, जल्दी सुबह हो जाती है, जल्दी सूरज उग जाता है और लेट सनसेट होता है. तो समर थी और डे ब्रेक यानी कि जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही थी, मॉर्निंग वाज अराउंड द कॉर्नर, यानी कि कुछ मिनट्स बाद या कुछ देर बाद जो पूरी सही तरीके से उजाला होने वाला था, दैट वाज अराउंड द कॉर्नर, यानी कि बहुत ही पास था. और लेकिन इतनी लाइट थी, यानी कि वो कह रहा है कि ज्यादा अंधेरा नहीं था, मॉर्निंग कुछ मिनट्स बाद थी और आसपास, मतलब मॉर्निंग होने में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा था, मॉर्निंग वाज अराउंड द कॉर्नर. लेकिन इतनी रोशनी जरूर थी कि मैंने जो देखा उसे देखकर मैं ये समझ सकूं, ये जान सकूं कि मैं जो देख रहा हूं वो हकीकत है और मैं सपना नहीं ले रहा. आई वाजंट ड्रीमिंग. माय कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. मेरा कजन एक खूबसूरत सफेद घोड़े के ऊपर बैठा था. आई स्टक माय हेड आउट ऑफ द विंडो. जिस विंडो से खटखटाकर उसके कजन ने अरम को वेकअप करा, उस विंडो से उसने अपना सिर बाहर निकाला, स्टक आउट करा अपना सिर और अपनी आंखों को रब करा, एक बार मसला आंखों को, जस्ट क्योंकि एकदम वो भी उठा ही था. एंड ही वाज नॉट बिलीविंग कि वो क्या दिख रहा है, जो विश्वास नहीं हो रहा था. यस ही सेड इन अर्मेनियन इट्स अ हॉर्स. अर्मेनियन लैंग्वेज में उसने बोला, मतलब मुराद ने बोला कि ये एक घोड़ा है और तुम सपने में नहीं हो, जो तुम देख रहे हो इतना बड़ा सुंदर सफेद घोड़ा, ये एक सपना ना होकर हकीकत है. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. मेक इट क्विक मतलब कि जल्दी करो अगर तुम्हें राइड लेनी है, घोड़े की राइड यदि तुम लेना चाहते हो. ठीक है, आगे हम आ चुके हैं सेकंड पेज पर. आई न्यू माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. मुराद खुश मिजाज नेचर का है एंड ही इज ऑफ क्रेजी नेचर. तो राइटर, जो नरेटर है, सॉरी, वो कहता है कि मैं अपने कजन मुराद को जानता हूं कि वो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा इंजॉय करता है, जिंदा होने को वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि जिन्हें ऐसा लगता है हम गलती से दुनिया में गिर गए हैं. यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में रहकर भी खुश नहीं है, लेकिन मेरा जो कजन है ऐसे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को, अपने हर एक दिन को एंजॉय करता है. ही एंजॉयज बीइंग अलाइव. जिंदा रहने को, हर एक दिन के चढ़ने उतरने को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है. लेकिन ये देखना मेरे लिए, लेकिन अपने एंजॉयमेंट में उसके पास एक घोड़ा, असली घोड़ा सफेद देखना मेरे लिए ऐसी चीज थी जिसपे मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था. यानी कि इट वाज बियॉन्ड माय बिलीफ एंड माय एक्सपेक्टेशंस. इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड. मेरे फर्स्ट प्लेस में, यानी कि मेरी बिगिनिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, ठीक है ना, मेरी जो सबसे पुरानी मेमोरीज हैं वो घोड़ों की मेमोरीज हैं. और मेरी जो पहली चाहत, मेरी जो पहली लालसा रही है अमंग ऑल ऑफ माय लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स मतलब चाहत होना, किसी काम को करने की लालसा होना, वो घोड़े पर राइड, घुड़सवारी करने की मेरी इच्छा रही है. एंड दिस वाज द वंडरफुल पार्ट.
ये बिगिनिंग से बता रहा है, लेकिन दूसरे स्थान पर इन द सेकंड प्लेस हम गरीब हैं, वी वर पुअर, पास में तो हम गरीब थे। यानी कि वो कह रहा है कि पहले अगर मैं बिगिनिंग से देखूं तो मुझे हमेशा से घोड़ों का शौक है और मेरी पहली चाहत अमंग ऑल ऑफ माय लॉन्गिंग्स क्या थी, घुड़सवारी करना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम गरीब थे और ये वो पार्ट था दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। मेरी गरीबी वो चीज थी जिसकी वजह से, जो मेरी गरीबी वो थी जो मुझे नहीं अलाउ कर सकती कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है, कि गरीबी के अंदर एक सुंदर सफेद घोड़ा होना जो उसके कजन के पास था, ठीक है ना, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी उसके लिए कि हम गरीब हैं लेकिन हमारे तो कि हमारे पास वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स कैसे हो सकता है, बिकॉज उसके लिए पैसे चाहिए। इफ यू आर हैविंग अ हॉर्स देन यू आर नॉट कंसीडर्ड अ पुअर। कुछ इस तरीके की सोच थी, मतलब यहाँ पर वो सोच रहा था। परमिट मतलब अलाउ की, ये जो है उसके पास घोड़ा देखना, मुझे ये मानने, मेरा गरीब होना इस बात को मानने में मुझे बिल्कुल सहायता नहीं कर सकता कि हम गरीब थी, कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, और जो हमारा पूरा ट्राइब था, पूरा ट्राइबल जो ग्रुप था वो पॉवर्टी स्ट्राइकन था, यानी कि गरीबी की वजह से जख्मी था। इट वाज वेरी पुअर, इट वाज हिट बाय पॉवर्टी। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब ग्रोगलेनियन फैमिली यानी कि ग्रोगलेनियन का पूरा ट्राइब है, एन अर्मेनियन ट्राइब। यहाँ अगर आप देखो तो मीनिंग लिख रखा है, यू कैन सी एन अर्मेनियन ट्राइब, ठीक है ना, एन अर्मेनियन ट्राइब यहाँ पर नंबर 1 डालकर, ठीक है, एन अर्मेनियन ट्राइब है ग्रोगलेनियन एज आई मेंशन बिफोर। लेकिन अब वो अपनी पॉवर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्रोगलेनियन फैमिली की हर एक ब्रांच मोस्ट अमेजिंग और कॉमिकल यानी कि यूनिक तरीके की पॉवर्टी, मतलब दुनिया में अलग अलग तरीके की पॉवर्टी हो सकती है गरीबी, लेकिन जो हमारा ग्रोगलेनियन ट्राइब है और हर पूरी फैमिली की जो हर एक ब्रांच है वो एक अमेजिंग कॉमिकल टाइप की पॉवर्टी में रहती है। किसी को समझ नहीं आता कि कहां से हमें इतना पैसा मिल रहा है, इतना मतलब कि पैसा हमारे पास है जितना कि अपने खाने मतलब अपनी बेलीज को खाने से भरने के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि वो सब जानते थे, एवरी फैमिली, सभी बड़े से लेकर बुजुर्ग तक सब जानते हैं कि वो गरीब हैं, लेकिन उनकी पॉवर्टी कॉमिकल और एक्साइटिंग, लेकिन उनकी पॉवर्टी कॉमिकल और अमेजिंग इसलिए है क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आता था कि इतनी गरीबी होने के बावजूद भी हमारे पास कहां से इतना पैसा है, इतना पैसा मतलब दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज इनफ कि हम अपने खाने को, अपने पेट को खाने से, अपने बेलीज यानी कि अपने पेट को खाने से भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली न्यू दिस थिंग। हम तो चलो बच्चे हैं, हमें नहीं पता होगा फैमिली के बारे में, कहां से पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें, लेकिन हमारी फैमिली के बुजुर्ग लोगों को भी इस बात का नहीं पता दैट फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग मनी, इतनी गरीबी में भी हम अपना पेट कैसे भर पा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब वो यहाँ ना अपने एडवेंचर के बीच बीच में वो अपनी ट्राइब के बारे में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन हमें मिले दे रहे हैं। तो देखो सबसे जरूरी, तो वो कहते हैं सबसे जरूरी कि हम अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, और अपनी ईमानदारी के लिए हम फेमस हैं लगभग 11 सदियों से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, ठीक है ना, यानी कि पिछली 11 सदियों से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं, ठीक है ना। जिस समय हम वेल्दीएस्ट फैमिलीज में भी आते थे उस समय से हम ऑनेस्ट हैं, यानी कि जब हम अमीर थे, ठीक है ना, तब भी हम ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, और आज अगर हम गरीब भी हैं तब भी हम अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। 11 सेंचुरीज के लिए फेमस होना फॉर वन सिंगल थिंग दैट इज ऑनेस्टी शोज कि वो कितने अपने एंसेस्टर्स के मतलब उनके कदमों पर चले, सही रास्ते पर चले। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन दैट वी आर गेटिंग अबाउट दिस अर्मेनियन ट्राइबल ग्रुप। तो इस चैप्टर से हमें बहुत बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है इस ट्राइब के बारे में, ठीक है ना। थिंक वॉज द वर्ल्ड, यानी कि थिंक वॉज द वर्ल्ड, वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, ये जो है ये बेसिकली दिखाता है कि उनका जो पर्सपेक्टिव था लिमिटेड था, हो सकता था वो अपने आप उनका लोगों से कनेक्शन, क्योंकि ट्राइबल्स इतने कनेक्टेड नहीं होते सोशल लाइफ से, तो उनके कनेक्शन मतलब जितने से लोगों को वो जानते थे, जितने सोशल वो थे उसके हिसाब से उन्हें वेल्दीएस्ट वो लग रहे थे। हालांकि वो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर फैमिलीज को नहीं जानते थे, यानी कि ये उनका थोड़ा लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। बीइंग अ ट्राइबल ग्रुप उनका लिमिटेड पर्सपेक्टिव था कि वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। वी वर प्राउड फर्स्ट। अब वो बताते हैं कि हमारी जो ट्राइबल ग्रुप है हम सबसे पहले प्राउड है, हमें गर्व है। दूसरे नंबर पर हम ऑनेस्ट हैं, और तीसरे नंबर पर हम सही और गलत में भरोसा रखते हैं। 3 चीजें उन्होंने बताई। पहले हम अपने ऊपर, हम सभी को अपने ऊपर गर्व है। दूसरे नंबर पर हम ऑनेस्ट हैं, सभी हमारा पूरा ट्राइबल ग्रुप, एवरी ब्रांच, एवरी सिंगल मेंबर। और तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला कि हम सही और गलत में विश्वास रखते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम हमारे ग्रुप में से, हमारे पूरे ट्राइबल ग्रुप में से कोई भी किसी का भी इस दुनिया में फायदा नहीं चकेगा, किसी के साथ हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का फायदा उठाकर कोई चोरी इस तरीके से हम कुछ नहीं करेंगे। लेट अलोन स्टील यानी कि हम मेंशन नहीं करते, वी डू नॉट स्टील। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Consequently, अब अपनी फैमिली के बारे में सोचकर, जो कि उनकी रियलिटी है ट्राइबल ग्रुप की, उन्होंने बताया कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप मैंने सोचा कि इवन दो, हालांकि मैं घोड़े को देख रहा हूं। अब ना यहाँ पर अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे, इसको समझोगे, आपकी पूरी आपके माइंड में इमेजरी चलेगी कि आप अपने आप को इमेजिन करो, आप आराम हो और आप घोड़े को देख रहे हो। व्हाइट हॉर्स विच इज सो मैग्निफिसेंट, अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है। मैग्निफिसेंट मतलब अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। इवन दो, हालांकि मैं उसे स्मेल कर सकता हूं, घोड़े की स्मेल को लवली बताया गया है,
और मैं उसकी ब्रीदिंग को हियर कर सकता हूँ, घोड़े के सांस लेने की जो आवाज है, जो विस्परिंग है, मैं उसे हियर कर सकता हूँ, वो एक्साइटिंग लग रही है मुझे। लेकिन मैं इस बात में बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे कजन मुराद या मुझसे या मेरे किसी फैमिली मेंबर से इस घोड़े का कोई लेना देना है, भले ही वो अब सो रहे हैं या कोई इस समय 4 बजे जाग रहा है, क्योंकि मैं अपने कजन को जानता हूं कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। वो कह रहा है कि फलस्वरूप मैं घोड़े को अपने सामने देख रहा हूं, मैं उसकी ब्रीदिंग हियर कर सकता हूं, मैं उसे देख पा रहा हूं, मैं उसे स्मेल कर सकता हूं, लेकिन मैं इस बात में विश्वास नहीं कर सकता कि जो आंखों से मुझे दिख रहा है वो सत्य है। इस समय मेरे जो ट्राइबल के मेंबर्स हैं, चाहे कोई सो रहा है, चाहे कोई जाग रहा है, या फिर मेरा कजन है या मैं हूं, किसी का भी लेना देना नहीं है उस घोड़े के साथ। और मेरा जो कजन है वो एक घोड़ा खरीद नहीं सकता, और अगर वो घोड़ा नहीं खरीद सकता तो हो सकता है कि उसने चोरी किया हो, यानी कि उसके माइंड में एक स्टॉर्म ऑफ थॉट्स चल रहा है कि देखो मेरा कजन खरीद नहीं सकता घोड़ा, लेकिन अगर उसने खरीदा नहीं तो क्या उसने चोरी करा है। लेकिन अब उसे अपने ट्राइबल ग्रुप की याद आती है कि मैं किस ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता हूं, जो 11 सदियों से ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो ये बात में तो मैं बिलीव कर ही नहीं सकता कि मेरे कजन ने घोड़ा नहीं चुराया। सो नीदर ही कैन बिलीव दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू मुराद, नीदर ही नॉर ही कैन बिलीव दैट the horse had been stolen by Murad। ठीक है, नो मेंबर ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गरोगलेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य थीफ, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माय कजन एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कजन को घूरा, स्टेयर मतलब घूरना, और उसके बाद मैंने घोड़े को देखा, घूरा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम व्हिच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी और ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। तो उन्हें मैंने जब देखा तो दोनों के अंदर एक ह्यूमर था, एक हास्यजनक कैरेक्टर्स दिख रहे थे दोनों के नेचर में, घोड़े के में भी और उसका भाई तो है ही ह्यूमरस। ठीक है, और एक पीएस स्टिलनेस यानी कि अपने रिलीजन में बिलीफ, पीएस यानी कि डीप बिलीफ इन रिलीजन, स्टिलनेस एक शांति सी मुझे प्रतीत हो रही थी और एक ह्यूमर प्रतीत हो रहा था दोनों के अंदर। और ये जो उनके दोनों के अंदर यानी कि घोड़े के और उसके कजन के अंदर जो पीएस स्टिलनेस थी और ह्यूमर था, इसने मुझे एक तरफ तो ऑन वन हैंड यानी कि एक तरफ मुझे खुश किया, डिलाइट करा, हैप्पी किया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक डरे हुए स्टेट में छोड़ दिया कि मुझे डर है, यानी कि उसके ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट द हॉर्स, कहां से आया, कैसे आया, चोरी नहीं हुआ, ये वो जो सारी चीजें। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं तो पता लगेगा। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मुराद को पूछा अरम ने कि तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड। इस जवाब का उत्तर नहीं दिया मुराद ने, लेकिन उसने मतलब पूछा था कि तुमने कहां से घोड़ा चुराया, लेकिन उसने इसका जवाब नहीं दिया और उसने बल्कि इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम लीप आउट यानी कि सडनली जंप आउट। लीप आउट मींस टू जंप सडनली, कि तुम एकदम जल्दी कूदो विंडो से बाहर अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है। इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। यहां से उसके जवाब ना देने से मुझे ये बात समझ आ गई कि थोड़ा सा उसे लगा कि शायद ये बात सत्य है कि उसने घोड़ा चुराया है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। ठीक है ना, तो वो इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब कोई क्वेश्चन नहीं था इस बारे में, ये उसे थोड़ा सा समझ में आने लगा, लेकिन हालांकि इसे बाद में समझ आएगा। ठीक है ना, ये उसे समझ आ गया और डिटेल पता लगेगी कि कितने दिनों से चुराया है वो उसे बाद में समझ आएगा, पर इतना समझ आ गया कि उसने चुराया है। ठीक है ना, ही हैड कम टू इनवाइट, और वो जो मेरा कजन है वो मुझे बुलाने आया है, इनवाइट करने आया है कि मैं राइड करना चाहता हूं या नहीं एज आई चूज। अगर मैं मना कर दूं तो मैं राइड नहीं करूंगा, अगर मैं हां कर दूं तो वो मुझे राइड पे ले जाएगा। वेन इट सीम्ड टू मी, सीम्ड मतलब मुझे ऐसा लगा, लगना, फील, ऐसा मुझे लगा कि घोड़ा चुराना एक राइड के लिए वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब क्योंकि वो गरोगलेनियन फैमिली की है तो अपनी फैमिली मॉरल्स तो सभी को याद आते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है ना, और इनके मॉरल्स कितने अच्छे हैं, ऑनेस्टी वाले। तो उसने सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि अगर हम एक राइड के लिए कुछ समय के लिए घुड़सवारी करने के लिए अगर घोड़ा चुरा रहे हैं तो हम उसे एक्चुअल चुराना नहीं बोलेंगे, यानी जैसे हमने किसी की मनी चुराई, ठीक है ना, मनी किसी की स्टील कर ली, उस मनी को अपने लिए यूज कर लिया, ये वो जो सारी चीजें, तो वो असलियत में हम उसे बोलेंगे कि स्टील करा। लेकिन अगर अब कुछ समय के लिए घुड़सवारी के लिए हम घोड़ा ले आए हैं तो हम उसे स्टीलिंग नहीं बोलेंगे। तो यहां से उसने अपने मन को समझाया कि यदि मैं घुड़सवारी करता हूं तो मेरे जो फैमिली के जो मॉरल्स हैं वो नहीं बिगड़ेंगे, वो उन मॉरल्स पर मैं खड़ा उतरा रहूंगा और ऑनेस्टी रहेगी। उसने अपने आप को एग्जांपल के थ्रू समझाया। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल। उसे समझाया कि मुझे जितना भी पता था, मुझे जो भी पता था वो ये था कि ये स्टीलिंग नहीं है, ये जो हम जिस तरीके से घोड़े पर जा रहे हैं इसे स्टीलिंग करना नहीं कहते। ठीक है ना, इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माय कजन मुराद एंड आई वर, इट वाजंट स्टीलिंग। यदि, अब ये बात मैं रीडर्स को बोली गई कि यदि तुम भी मेरे कजन और मेरी तरह हैं, यदि रीडर्स को बोला गया यदि आप भी क्रेजी होते तो आप समझ जाते कि इस राइड करने के लिए घोड़े को लेना स्टीलिंग नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स। यदि जब तक हम इस घोड़े को किसी दूसरे को बेच ना दें तब तक हम नहीं कहेंगे कि ये स्टीलिंग है। जब तक हमने किसी का घोड़ा लिया है, उस पर राइड कर रहे हैं, अपने पास ही है हमारे पास, ठीक है ना, तब तक वो स्टीलिंग नहीं है। लेकिन यदि हम इस घोड़े को जो हमारा नहीं है किसी और को बेच देंगे तब हम मानेंगे कि हमने स्टीलिंग करी है, चोरी करी है। स्टील मतलब चुराना, होपफुली, ठीक है। आई न्यू वी वुड नेवर डू, और विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। तो ये वही समझ गया कि जो अब हम कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ये चुराना नहीं है, लेकिन यदि हम इसे बेचेंगे वो चुराना होगा। एंड ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि हम किसी का घोड़ा किसी अपने फायदे के लिए कहीं पर सेल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो अरम ने ये सब सोचकर अपना डिसीजन ले लिया और अपने कजन को बोला कि मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। पुट ऑन मींस टू वेयर क्लोथ्स। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो ऑल राइट ही सेड मतलब मुराद ने बोला कि ठीक है, ऑल राइट, ही एग्रीड, एक्नॉलेज, और उसने बोला लेकिन जल्दी करो, हरी, जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। लीप्ड इनटू ना बहुत बार यूज हुआ चैप्टर में। लीप्ड इनटू मतलब कुछ भी काम जल्दी करना, जंप इनटू। तो उसने जल्दी अपने कपड़े पहने। टू पुट ऑन clothes quickly. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. I jumped down to the yard. Yard क्या होता है? एक ऐसा मतलब
एक खाली जगह, बड़ा एरिया जिसके जिसके आसपास फेंसेस लगे होते हैं, ठीक है, जिसे यहाँ यार्ड बोलते हैं उसे। तो जो उसने कपड़े पहने और वो कूदा, यार्ड में कूद गया, विंडो से ही कूदा, ही डिड नॉट ओपन द डोर और एनीथिंग, ठीक है ना, विंडो से ही कूद गया, और ही लीप्ड अप यानी कि ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुराद, को आगे बैठा था मुराद और उसके पीछे कौन बैठ गया, कूद कर अरम बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, एज आई मेंशन हियर, वॉलनट एवेन्यू पर रहते हैं ये, ठीक है ना, अरम और मुराद वॉलनट एवेन्यू पर रहते हैं। उस साल, दैट ईयर, अब यहाँ ना दैट ईयर का मतलब आप ये समझना, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ये नोमैडिक हैं, दे आर नोमैडिक, जो कि आगे यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इन दिस पैराग्राफ ये चीज यहाँ आपको बताई जाएगी, वेग्रेंट का मतलब नोमैडिक। तो यहाँ दैट ईयर से मतलब ये है उस साल वो एज ऑफ द टाउन पर रह रहे थे वॉलनट एवेन्यू में। उस साल यानी कि वो फ्रीक्वेंटली ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो फ्रीक्वेंटली अपनी जगह को बदलते रहते हैं, अर्मेनिया में ही रहते हैं लेकिन जगह बदलते रहते हैं। लेकिन उस साल, जबकि ये कहानी बता रहा है हमें नरेटर, जब वो 9 साल का था, उस साल वो एज ऑफ द टाउन पर रह रहे थे। एज ऑफ द टाउन मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर एक टाउन खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, यानी कि बॉर्डर पर वो रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू नाम की जगह पर। बिहाइंड आवर हाउस, बिहाइंड मतलब हमारे घर के पीछे, कंट्री थी, हम बॉर्डर पर थे और हमारे घर के पीछे पूरी कंट्री थी, ठीक है ना। पूरी कंट्री कहने का तात्पर्य वो एक टाउन के एज पर थी, बॉर्डर पर थी, वहां से अगला टाउन या अगली कंट्री शुरू हो रही थी, उसके पीछे जितना भी एरिया था दैट वाज द एरिया ऑफ द कंट्री, जहां पर वाइनयार्ड्स थे। वाइनयार्ड्स मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पर ग्रेप्स उगाए जाते हों, ग्रेप्स की बेलें, अंगूर की बेलें हो, तो वो एरिया वाइनयार्ड कहलाता है। ऑर्चर्ड्स यानी कि ऐसा एरिया जहां पर फ्रूट या नट के ट्रीज, फलों के पौधे या नट्स जो होते हैं, इनके पौधे लगाए जाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। इरिगेशन डिचेस, हमारे घर के पीछे वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, कंट्री रोड्स, सड़कें थी कंट्री की, और इरिगेशन डिचेस थी। डिचेस का मतलब होता है मैन मेड चैनल, और यहाँ ये लिख रखा है सड़क या खेत के साथ बनाई गई खाई पानी बहने के लिए, तो वो मैन मेड थी and they were made for the purpose of irrigation ditches. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, since they were living at the edge of the town, so in less than 3 minutes they were on the horse, they were riding the horse, तो 3 मिनट से कम समय में वो Olive Avenue पर पहुंच गए, and then the horse began to trot, और वहां पहुंचकर हॉर्स ने ट्रॉट करना शुरू करा। ट्रॉट मींस छोटे छोटे कदम लेकर तेज चलना, ट्रॉट मतलब छोटे कदम लेकर तेज चलना, भागना नहीं बोलेंगे आप इसे, आप बोल सकते हो आराम से भागना, यानी कि छोटे छोटे कदम लेकर तेजी से चलना, इज कॉल्ड अ ट्रॉट। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अब हम ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए, हमारा घोड़ा ट्रॉट करने लग गया, हवा जो थी नई थी और सांस लेने में लवली थी, हवा को, वहां के आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करा गया है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, हॉर्स भाग रहा था आराम से, तो वो जो फील थी बहुत अच्छी थी, वंडरफुल थी। माय कजन मुराद, हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रॉर। मेरा कजन मुराद, जिसे कि पूरी फैमिली का क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता था, वो गाना गाने लगा, लेकिन गाना गाने मतलब वो रॉर करने लगा, उसका गाना गाना मतलब चिल्लाना। तो यहाँ पर एक और बात अभी आपको आगे पता लगेगी, जो अरम है ना, अरम का जो कजन है, सॉरी मुराद, वो ना आम बातें भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, रॉर्ड, और वो चीज उसने अपने फैमिली से इनहेरिट करी है, उसकी किसी फैमिली मेंबर से भी आपको आगे पता लगेगा। तो वो रॉर करने लग गया, चिल्लाकर गाने लगा, उसका गाना चिल्लाना समझा गया, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर, चलो। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Crazy streak मतलब कि कॉमिकल बिहेवियर, एसेंट्रिक बिहेवियर, यानी कि बीमारी वाला नादानपना बिहेवियर नहीं, लेकिन कॉमिकल ह्यूमरस बिहेवियर। हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर वाला पर्सन होता है, और मेरी फैमिली में करंटली सबसे छोटा, यानी कि जो न्यूएस्ट जनरेशन में आप कह सकते हो, दैट इज माय कजन मुराद, और उससे पहले, ठीक है ना। तो इस वजह से मुराद को नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है हमारे ट्राइब की क्रेजी स्ट्रीक का। हर एक फैमिली में कोई क्रेजी स्ट्रीक में किसी के अंदर होती है, इन इट समवेयर, ठीक है। तो मेरी फैमिली में मुराद है, और मुराद को जिस वजह से नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है कि हमारे ट्राइब के जो क्रेजी स्ट्रीक वाले पर्संस रहे हैं, उनका ये नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी कि उन्हीं का आगे वंशज है। डिसेंडेंट मतलब उन्हीं के वंशज से, ठीक है, समझ गए। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरोव, यहां पर आकर अंकल खोसरोव की बात करी जाती है, और फर्दर आप लास्ट तक आओगे तो उनके डायलॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि फैमिली से, तो करंटली जो अभी जनरेशन में है कौन है, मुराद है। उनसे पहले बिफोर हिम जो क्रेजी स्ट्रीक वाला पर्सन था, फिर वो पैराग्राफ, वो हमारे अंकल खुसरोव हैं, जो कि एक एनॉर्मस, यानी कि बहुत ही बड़े आदमी हैं, जिनका काले बालों वाला पावरफुल हेड है, और उनकी लार्जेस्ट मस्टेश है इन द सैन जोक्विन वैली। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इंपेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इस पैराग्राफ में खुसरोव के बारे में बताया गया है। खुसरोव कौन है, उनके अंकल हैं, जो कि एक बड़े आदमी है, जिनका काले बालों वाला पावरफुल हेड है, और उनकी लार्जेस्ट मस्टेश है। सैन जोक्विन वैली, सैन जोक्विन वैली का मतलब यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जगह की सबसे लंबी वैलीज में से एक वैली। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, यहाँ पर इंटीरियर इस कंटेक्स्ट में मतलब है इंटीरियर का, रिटन द मीनिंग हियर, सेंट्रल पार्ट ऑफ अ कंट्री लॉन्ग अवे फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो कोस्ट लाइन से दूर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर वैली, यानी कि वैली का नाम आपको यहाँ पर दे रखा है। सैन जोक्विन वैली में जितने भी आदमी हैं, तो उनमें सबसे बड़ी जो मूछें हैं, मस्टेशेस हैं, वो मेरे अंकल खुसरोव की हैं। और जो आगे फिर इनके बारे में और कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि वो इतने फ्यूरियस हैं टेम्पर में, यानी कि एक्सट्रीमली एंग्री हैं, और बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं वो बातों का, बहुत ही इरिटेबल हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी इरिटेट कर देते हैं, और बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है। उनके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, धैर्य बिल्कुल नहीं है, और
उनका एक ही उनका डायलॉग आप कह सकते हो, दैट इज मतलब वो हमेशा बोलते हैं इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई भी बात कर रहा हो, कोई भी पर्सन अंकल खुसरो से बात कर रहा हो तो हर पर्सन को एक ही जवाब देते हैं कि कोई हार्म नहीं कर रहा, कोई नुकसान का नहीं है, तो इस वजह से कोई अटेंशन, उस पर कोई ध्यान मत दो। अगर हार्म नहीं कर रहा तो कोई अटेंशन मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये उनका बोलने वाला, यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई बात कर रहा है तो अपने दहाड़ कर, रॉरिंग एकदम से वो रॉर करते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और जो बंदा बात कर रहा है उसकी बात को बीच में ही रोक देते हैं, उसे स्टॉप कर देते हैं बोलने से। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। यही वो बोलते थे हमेशा, अंकल खुसरो का नेचर है, वो यही बोलते थे और बोलते हैं। फर्दर आप देखोगे बात चल रही है कि घोड़ा खो गया, बट ही इज ऑलवेज सेइंग दिस, घोड़ा मिल गया, देन ही इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। कोई भी बात कर रहा है, कोई भी पर्सन कर रहा है, दैट डजंट मैटर फॉर अंकल खुसरो, हमेशा एक ही बात बोलते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है ना। और वंस इट वाज हिज ओन सन अरक, यहां पर कहा गया कि अब वो बता रहे हैं कि ये बात वो लोगों को तो कह ही देते हैं, लेकिन अपने बेटे अरक को भी वो ये बात कह देते हैं। उनके बेटे का नाम है अरक, एज आई मेंशन्ड हियर इन द कैरेक्टर्स, ठीक है। रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बार की बात क्या है कि अंकल खुसरो का बेटा अरक 8 blocks भागा। यूएस सिटीज में क्या होता है, 8 blocks भागने का मतलब है 1 माइल रन करना है। रिटन हियर रनिंग 8 blocks मींस रनिंग 1 माइल। तो अंकल खुसरो का जो बेटा है वो 8 मील भाग कर बार्बर नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां पर उसके फादर अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवा रहे थे, कटवा रहे थे अपनी दाढ़ी को, सॉरी अपनी मस्टेशेस को, मस्टेशेस नॉट बियर्ड, सॉरी मस्टेशेस को वो ट्रिम करवा रहे थे। उनका बेटा 1 मील 8 blocks भाग कर आया और आकर बार्बर की दुकान पर अपने फादर को बताया कि हमारा जो घर है दैट इज वॉज ऑन फायर, यानी कि घर में आग लग गई है। लेकिन खुसरो जो अंकल है, दिस मैन खुसरो, जो खुसरो है वो चेयर से खड़े हुए और दहाड़े, रॉल्ड, इट वाज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि बहुत इंपेशेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंपर है, फ्यूरियस है। तो कोई भी बात कोई भी पर्सन कर रहा हो, उसका प्रूफ हमें यहाँ पर पहला प्रूफ दिया गया है अपन की, जब उनका बेटा बता रहा है कि हमारा घर पे आग लग गई है, तो वो कह रहे हैं इट इज ऑफ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये ऐसा सुनकर बार्बर ने बोला, द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन जो आपका बेटा है, ये लड़का है, ये कह रहा है कि आपका घर, आग लग चुकी है आपके घर पे, योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से। लेकिन उन बार्बर, अब देखो बार्बर तो समझ रहा है, अगर आपको कोई कहे किसी के घर में आग लगी है, हम कहीं न्यूज सुनते हैं, एकदम से क्या होता है, बहुत हमारा हम मतलब करते हैं कुछ ना कुछ कोशिश, कहीं पर है जल्दी से भागेंगे जहां आग लगी है, पानी वगैरह गिराएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब वो बेटा बता रहा है हमारे घर पर आग लग गई है, फादर सिंह ये कोई हार्म की बात नहीं है, हार्म नहीं कर रही तो टेंशन मत दो, ठीक है। लेकिन बार्बर समझ गया कि ये बात तो हार्म कर रही, घर मतलब घर जल रहा है, दैट इज समथिंग दैट इज कॉजिंग अस हार्म एंड लॉस। लेकिन उनकी भी बोलती बंद करवा दी, बार्बर की भी बोलती बंद करवा दी खुसरो ने, इनफ, इट इज नो हार्म आई से, मैं कह रहा हूं ये कोई हार्म का नहीं है, तो इस वजह से कोई टेंशन मत पे करो। माय कजन मुराद वाज कंसीडर्ड, मेरे कजन मुराद को भी नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन माना जाता है, यानी कि जो पूरी ट्राइब है, तो ट्राइब है जो, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया कि जो खुसरो हैं उनसे पिछली जनरेशन में उनके अंकल वो थे नेचुरल डिसेंडेंट, ऐसे नेचर के द क्रेजी स्ट्रीक, और उनके बाद आगे मेरा जो कजन है दैट इज मुराद। तो इसलिए लोग, पूरे ट्राइब के लोग कहते हैं कि मुराद जो है अपने अंकल का नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी कि नेचुरल डिसेंडेंट मतलब कि अपने ट्राइबल के उसके पास फीचर्स हैं, हालांकि वो किसी और का बेटा है, ही इज नॉट द सन ऑफ खुसरो, लेकिन उसके अंदर वो अपने ट्राइब के कैरेक्टर्स हैं, अपने ट्राइब की इनहेरिटेंस उसके पास है, और वो ठीक है। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज ज़ोनब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यानी कि वो नेचुरल डिसेंडेंट तो खुसरो का है, बिहेवियर वाइज बिल्कुल खुसरो के जैसा है, लेकिन असलियत में वो किसका बेटा है, ज़ोरब का बेटा है। ज़ोरब इज द फादर ऑफ मुराद, एंड ज़ोरब की एक लाइन में उनके बारे में बताया कि वो प्रैक्टिकल है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल यानी कि बिल्कुल रियल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही है हमारे ट्राइब में कि जिसका बेटा है उसके कैरेक्टर्स नहीं है उसके पास, ज़ोरब का बेटा है लेकिन मुराद के पास अपने फादर जैसे कोई कैरेक्टर्स नहीं है, उसके पास क्रेजी स्ट्रीक है जो उससे पिछली जनरेशन में अंकल खुसरो के पास थी, ठीक है। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। एक आदमी अपने बेटे के मांस का, son's flesh का फादर हो सकता है, क्योंकि पिछले मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो अगली जनरेशन दैट इज फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमें ऑथर जो कह रहे हैं कि एक आदमी अपने बेटे के मांस का फादर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने बेटे की स्पिरिट का भी वो फादर हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो आत्मा हो या उसका जो बिहेवियर हो बिल्कुल अपने फादर के जैसा होगा, वो उसके ट्राइब से किसी और का भी हो सकता है। तो ये बहुत ही सही बात यहाँ बोली गई है, ठीक है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। हमारे जो ट्राइब की स्पिरिट है, वेरियस काइंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा से फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस रही है, यानी कि एकदम से बिहेवियर में चेंज आ जाता है जो कि डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, दैट मींस कैप्रिशियस। और वेग्रेंट है यानी कि आवारा, नोमैडिक है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, नोमैडिक बिहेवियर है। वी रॉड बिहेवियर नहीं, सॉरी, वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट जो है, शेयर्ड स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब मतलब शेयर्ड बिलीव्स है हमारे ट्राइब की कैप्रिशियस बिहेवियर में सडन चेंजेस आने जिनको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। और वेग्रेंट है यानी कि आवारा, नोमैडिक, इस तरीके के शेयर्ड बिलीव्स हैं हमारे पूरे ट्राइब के, ठीक है। वी रॉड एंड माय कजन मुराद सैंग, हम घुड़सवारी कर रहे थे और मेरा कजन मुराद गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो यहाँ पर वो कह रहा है फॉर ऑल एनीबडी न्यू, हम तो जिनके बारे में फॉर ऑल एनीबडी न्यू, हम अभी भी अपनी पुरानी कंट्री में थे जहां पर हमारे पड़ोसियों के हिसाब से हम
जहां के हम बिलोंग मतलब जहां से हम बिलोंग करते हैं, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि हम अभी भी ओल्ड कंट्री में हैं. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. तो हमने हॉर्स को तब तक भागने दिया जब तक उसे लगा इट फेल्ट लाइक रनिंग, ठीक है ना, जब तक उसे लगा रनिंग कि वो रनिंग कर रहा है. यानी कि उन्होंने कहीं बीच में अपने लिए या अपने लिए किसी अपने काम के लिए घोड़े को बिल्कुल नहीं रोका, उसे घोड़े को भागने दिया जितना वो भागना चाहता था. ठीक है. एट लास्ट माय कजन मुराद सेड गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन. उसके बाद अंत में मेरे कजन ने बोला तुम उतर जाओ. गेट डाउन मींस तुम उतर जाओ, मैं अकेला राइड करना चाहता हूं. उसने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेला राइड करने दोगे. दिस इज अप टू द हॉर्स. माय कजन सेड गेट डाउन. तुम उतरो, ये अब तुम्हें अकेला राइड करने दे हॉर्स. वो घोड़े के ऊपर है, क्योंकि घोड़ा या एनिमल है कोई भी, हर एक अपने ऊपर बैठे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करता. थोड़ा जैसे पता है किस तरीके से एनिमल को कंट्रोल करा जाए, उसकी फीलिंग्स को समझा जाए, उसमें एनिमल से ज्यादा सही रहते हैं. तो हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड. और उसने बोला कि हाँ हॉर्स तो मुझे राइड करने ही देगा. वो 9 साल का तो बच्चा था, उसे लग रहा है कि मैं तो हॉर्स राइड कर सकता हूँ. जो अरम है वो छोटा है और कजन उसका मुराद उससे बड़ा है, ठीक है ना, और वो हॉर्स राइड कर रहा है. आइए देखिए आगे. वी शैल सी ही सेड. चलो देख लेंगे हम भी. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स. अब उसने तो कह दिया कि कोई बात नहीं, घोड़ा तो मुझे राइड करने ही देगा. तो उसका जो कजन है मुराद वो कहते हैं हम देख लेंगे. ये मत भूलो कि मेरे पास एक तरीका है घोड़े के साथ. आई हैव अ वे विद द हॉर्स का मतलब है कि मेरे पास एक तरीका है. आई हैव अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द हॉर्स. मेरा व्यवहार घोड़े के साथ सहज है. एनिमल्स मुझे समझते हैं. अच्छा, एक और बात यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ फ्रॉम हियर बिगिनिंग. पता जो मुराद है ना, इसका एनिमल्स के साथ लव बहुत ज्यादा है और एनिमल्स की भाषा को ये समझ लेता है और इसे एनिमल्स को कंट्रोल करना आता है. आप फर्दर चैप्टर में आगे हम जो पढ़ेंगे, यहाँ तो हॉर्स देख रहे हो, हॉर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना. हॉर्स इसको कुछ नहीं कह रहा मुराद को, लेकिन अरम बैठेगा तो उसे गिरा देगा, देखना क्या आएगा. ठीक है. दूसरा है कि जो अरम मुराद है वो एक यंग रॉबिन के पंख सवार रहा है जब उसे चोट लग गई. डॉग्स है. अरम सॉरी मुराद के समझाने पर कुत्ते जो है वो भौंक नहीं रहे, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें क्या मतलब बताती हैं कि उसका मतलब उसे तरीका है जानवरों के साथ इंटरेक्ट करने का मुराद को. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव आल्सो. वो कह रहा है कि उसने लेखक ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है हॉर्स के साथ तो मेरे पास भी एक तरीका है जिससे मैं हॉर्स को कंट्रोल कर सकता हूं. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन. तो उसने बोला कि चलो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम कह देते हैं लेट अस होप सो, कि तुम्हारी सेफ्टी को इसलिए चलो मैं मान लेता हूं, होप कर लेता हूं, सॉरी मान नहीं लेता, होप है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कोई तरीका होगा जिससे तुम सही तरीके से घोड़े को कंट्रोल कर सको और तुम्हारी सेफ्टी हो, लेकिन अभी के लिए तुम नीचे उतरो. ऑल राइट. उसने बोला कि हाँ मैं उतर जाता हूं, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे घोड़े पर अकेला राइड करवाने देना है, यानी कि मतलब अभी कहकर बाद में मत भाग जाना. ओके. I got down and my cousin Murad kicked his heels एडी मारी into the horse. उसकी मसल्स पर, उसकी लातों पर उसने एडी मारी. and he shouted वज़ायर, और बोला भागो. घोड़े को कमांड करी because this is the way he has to that way he owns of controlling the horse. The horse stood on its hind legs, snorted and he shouted वज़ायर. the horse stood on its hind legs. hind legs मतलब एक जानवर की जो पीछे की बैक लेग्स होती हैं, they're called hind legs. और उसने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, उसने अपनी आगे की 2 लातें उठा ली और हिंड लेग्स यानी कि जो पीछे की लेग्स हैं इस पर वो खड़ा हो गया घोड़ा. he snorted. snorted का मतलब है अपने मुंह से और नाक से हवा को बाहर फेंक कर जो आवाज निकाली जाती है, दैट मीन्स स्नॉटिंग. और उसकी कमांड को ही इज मुराद इसकी कमांड को समझकर ही द हॉर्स बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, एकदम से तेजी से भागने लगा. एंड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. ये साइड में खड़ा हुआ नरेटर ये सब देख रहा था और ये उसकी देखी हुई सबसे लवलीस्ट चीज है. माय कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. मेरा कजन घोड़े को उसने रेस करवाया, यानी कि उसकी स्पीड और बढ़ाई, उसे कंट्रोल इस तरीके से करा और उसने सूखे घास के आर पार घोड़े पर उसने सवारी करी. उसके बाद फिर वो एक इरिगेशन डिच पर पहुंचा और घोड़े पर बैठे बैठे उसने पानी की वो जो मैनमेड चैनल था उसे क्रॉस करा. लेकिन 5 मिनटों के बाद वो वापस आया और 5 मिनट बाद वो गीला हो चुका था और उसका पानी गीला हो गया था. एंड ही वाज ड्रिपिंग मींस द वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज बॉडी. नेक्स्ट द सन वाज कमिंग अप. सिंस इट वाज 4 व्हेन दे केम, तो अब सुबह हो रही थी, मतलब सूर्योदय हुआ. एंड अब उसने बोला अरम who was 9 years old, he said अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की. मेरा कजन घोड़े से उतर गया और उसने बोला चलो ठीक है, राइड, गो एंड राइड. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. मैं लीप अप हुआ, यानी कि जंप हुआ, कूद मारी मैंने घोड़े के ऊपर और एक फॉर अ मोमेंट मुझे पता था कि ये जो एकदम से जब मैं घोड़े के ऊपर अकेला बैठूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑफुल, भयानक भय की जो मैं कल्पना कर सकता हूँ, ये उस प्रकार का मुझे एक डर होगा. और मेरे बैठ जाने के बाद हॉर्स बिल्कुल भी नहीं हिला. उसके कजन ने बोला उसकी मसल्स पर किक करो. द वे ही किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, तो उसके बाद वो एकदम से भागने लगा. तो उसने मुराद ने अपने छोटे भाई को, अपने कजन को भी यही कमांड अपनी इंस्ट्रक्शंस दी. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. तुम जल्दी करो, घुड़सवारी जल्दी करो, डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसके बाद हमें इसे वापस लेकर जाना है. इससे पहले कि पूरा वर्ल्ड यानी कि सभी लोग अप एंड अबाउट है. अप एंड अबाउट मतलब आसपास हैं, उठ जाएं और घूमने लग जाएं यहाँ पर, ठीक है. तो जितनी जल्दी हो सके वापस आओ. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड.
सो ही किक्ड एंड स्नॉटेड, देन इट बिगैन टू रन, उसके बाद वो भागने लगा, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता था अरम को कि क्या करा जाए, बिकॉज ही हैड नो वे, वैसे ही बोल दिया उसने. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रान हलाबियन वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स. फील्ड के अक्रॉस, जैसे ऊपर जैसे वो भागा ना फील्ड के अक्रॉस, और उसके बाद डिच पर भागने की जगह जो घोड़ा है, जब मैं उसके ऊपर राइड करने लगा तो वो वाइन यार्ड की तरफ जाती हुई सड़क पर भागने लगा. वाइन यार्ड जो कि डिक्रान हलेबियन की थी, और वहां पर वो वाइन्स के ऊपर भागने लगा, वाइन्स के अंगूरों के बेलों पर भागने लगा. और मेरे गिरने से पहले, घोड़े को कोई सवारी उसे आती नहीं थी तो वो गिर गया. कुछ समय बाद मेरे गिरने से पहले जो घोड़ा था 7 अंगूर की बेलों के ऊपर कूद चुका था, और उसके बाद मैं गिर गया, लेकिन घोड़ा कंटिन्यू टू रन, द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग. मेरा कजन मेरे पास आया, सड़क से भागता, उसी रास्ते से भागता भागता मेरे पास आया, और उसने बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम गिर गए हो या तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा वापस लाना होगा. गॉट टू गेट एक इनफॉर्मल वे है ये कहने का कि मस्ट गेट, हमें वो घोड़ा वापस लाना होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द हॉर्स बैक. मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हें चोट लगी है या नहीं लगी. यू गो दिस वे एंड आई गो दैट वे. तो वो खड़े हैं उस वाइन्स के पास गिरे हुए, तो वो वाइन्स के पास खड़े हैं, सॉरी वहां मतलब वो गिरा हुआ है, और उसने फिर वहां से डिसाइड करा कि तुम इस रास्ते जाओ और मैं दूसरे रास्ते जाता हूं. अगर तुम्हारे सामने घोड़ा आ जाए, इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम घोड़े का सामना करो तो उसके साथ काइंडली रहना, उसे एकदम से और मत डरा देना घोड़े को कि वो फिर से भाग जाए, क्योंकि उसे वापस लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है. आई विल बी नियर, अगर ठीक है ना, और मैं आसपास ही हूँ जब अगर तुम्हें घोड़ा सामना, तो हमारा घोड़े के साथ सामना हुआ तो उसे पकड़ लेना. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच. ठीक है ना, तो अब जो रास्ते उन्होंने डिसाइड करे थे, तो उसी सड़क पर जिस पे वो भाग कर आया था वहां से देखने लगा, घोड़े के पीछे भागने लगा, और कजन था वो इरिगेशन डिच की ओर फील्ड पार करके घोड़े को ढूंढने निकला. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. मुराद को घोड़े को वापस लाने में लगभग आधा घंटा लगा, उसे ढूंढकर वापस लाने में. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड. उसके बाद उसने बोला ऑल राइट, अब तुम आ जाओ. ही सेड जंप ऑन, पूरा वर्ल्ड जाग चुका है, अब सवेर हो चुकी है अब. और फिर उसके बाद उसके छोटे भाई अरम ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे. वेल ही सेड ही विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या हम इसे कल सुबह तक छुपा देंगे, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि हमारे पास एक व्हाइट हॉर्स है जो हमारा है नहीं, किसी और का है. ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ व्हाइल एट एनी रेट. तो जो अरम का जो ब्रदर था मुराद, वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था. ये बात सोच करके अब सब जाग गए हैं, और अब लोगों को इस घोड़े के राज के बारे में पता लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, बिकॉज एवरीवन इज अवेक एंड ऑल आर बिजी इन देयर वर्क. तो इस बात की उसे कोई चिंता नहीं थी, और ये चीज देखकर थोड़ा डाउट हुआ अरम को डाउट हुआ, और वो समझ गया कि ये घोड़ा इसके पास कुछ समय से नहीं है, यानी कि ही इज यूज्ड टू हाइड द हॉर्स. वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड. लेकिन फिर भी उसे इतना श्योरिटी नहीं थी, आगे उसे श्योरिटी आ जाएगी. उसने पूछा, अरम ने पूछा कि हम इसे कहाँ हाइड करेंगे, और उसके कजन ने बोला कि मुझे एक जगह के बारे में पता है. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. उसने पूछा कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया. इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड. डॉन्ड ऑन मी का मतलब होता है कोई चीज जब हमें कुछ समय के लिए समझ नहीं आती, पर कुछ समय बीत जाने के बाद हमें उस चीज की समझ आ जाती है, और उस चीज के सत्य होने पर हमें विश्वास होता है. दैट मीन्स डॉन्ड, दैट वी हैव डॉन्ड ऑन दैट थिंग. तो अरम को कुछ समय बाद समझ आया कि ये जो मॉर्निंग राइड्स हैं, सुबह 4 बजे वाली घोड़े की राइड्स, सबसे छुपकर वो काफी दिनों से ले रहा है, लेकिन पहली बार मुझे आज उसने बताया है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे घोड़सवारी करने की कितनी इच्छा है, कितनी मेरी विश है. दैट इज माई लॉन्गिंग. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड. तुम्हें, एंड नाउ कजन इज आस्किंग टू अरम कि तुम्हें इस घोड़े के चोरी के बारे में किसने बोला. एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग. लेकिन इस बात का जवाब ना देते हुए अरम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें कितना समय हो गया है ऐसी मॉर्निंग राइड्स लेते हुए. हाउ लॉन्ग इट हैव बीन. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड. लेकिन उसके भाई ने झूठ बोला कि आज मॉर्निंग तक का ही समय है. दिस इज माई फर्स्ट राइड, बिकॉज ही इज नॉट एक्सेप्टिंग. बट उसे समझ आ चुका है. आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड. क्या तुम सत्य बोल रही हो. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. अब उसने बोला कि हाँ मैं सत्य नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ. लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें भी यही कहना है कि हमने आज पहली बार इस घोड़े की राइड ली है, आज से पहले ये घोड़ा हमारे पास नहीं था, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बोलने वाले व्यक्ति बने, लायर्स बने. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तुम सिर्फ इतना जानते हो कि हम दोनों ने आज से राइड्स लेनी शुरू करी हैं. इससे पहले मेरे पास घोड़ा था, ये तुम नहीं बताओगे अगर हम पकड़े गए. ऑल राइट, आई सेड. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड व्हिच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फिटवाजियन. ओके. उसके बाद उसने शांतिपूर्वक घोड़े को एक खलिहान में बांध दिया, इन अ बार्न ऑफ अ डेजर्टेड, यानी कि सुनसान वाइनयार्ड के अंदर. और ये जो वाइनयार्ड थी एक समय पर वो
फिटवेजियन नाम के एक फार्मर का प्राइड था, यानी कि पहले वो इस फार्मर से बिलोंग करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल सुनसान जगह है, कोई आना जाना नहीं है। एंड इट हैज नाउ बिकम अ वाइन यार्ड, वहां पर अंगूरों की बेलें लग चुकी हैं। और वहां पर इसके अलावा कुछ ओट्स थे एंड सम ड्राई अल्फाल्फा, बार्न में कुछ ओट्स थे, ड्राई अल्फाल्फा था। अब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है ओट्स थे, अल्फाल्फा थे। अल्फाल्फा इज अ न्यूट्रिशियस फूड स्पेशली फॉर हॉर्सेज, काउज, बफलोज। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि हर रोज जितना भी समय उस घोड़े को मुराद के पास हो गया है, हर रोज वो उसे यहीं पर खड़ा करता है, और वहां पर घोड़े के खाने के लिए ओट्स हैं और कुछ अल्फाल्फा भी पड़ा है बार्न में, जहां पर घोड़े को बांध दिया गया है। वी बिगैन वॉकिंग होम, घर की तरफ गए। एंड इट वाजंट इजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने फिर मुझे जाते जाते बताया कि इस तरीके से घोड़ा मतलब अच्छे से बिहेव कर रहा है, जहां मैंने उसे खड़ा कर दिया, ही इज स्टैंडिंग देयर, मेरी इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है। लेकिन ये सारी बातें घोड़े को मनवाना वाज नॉट एन ईजी टास्क, दिस वाजंट ईजी एट ऑल। Next, what is mentioned here is that at first it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with a horse. पहले जब मुझे घोड़ा मिला इनिशियली, तो ये खुलेआम आवारागर्दी के रूप में भागना चाहता था। एंड द हॉर्स डिड नॉट एक्सेप्ट मी एज हिज ओनर और समवन टू स्टे विद। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोड़ों को, एनिमल्स को कंट्रोल करने के मेथड्स आते हैं, तो कुछ समय बाद वो मेरी बातों को समझने लगा। एंड I can get it to what to do anything I want it to do. तो मैं घोड़े से कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं चाहूँ। हॉर्सेज मुझे समझते हैं, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, हाउ डू यू डू इट, आई सेड। उसने फिर क्यूरियोसिटी से छोटे भाई ने पूछा तुम ऐसा कैसे करते हो। मेरे घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, घोड़ा मेरी बातों को, मेरे एक्शंस को समझता है और मुझे फॉलो करता है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। अब किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे पास। ही वांटेड टू नो द एंटायर डिटेल ऑफ इट, सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड कि सिंपल है और ऑनेस्ट तरीके की मेरी अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ। Well, I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अब छोटा भाई क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका था कि घोड़ा मेरी कोई बात नहीं मानता, और मुझे उसने वाइन यार्ड्स में घेर दिया जब मैंने उसके ऊपर राइड करने की कोशिश करी। तो अब उसकी इच्छा है 9 साल के बच्चे की कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा तरीका होता, कोई ऐसी चीजें होती जिससे घोड़ा मुझे भी समझ पाता और वो मुझे इजिली राइड करवाता विदाउट एनी हार्म टू मी। इन कंटिन्यूटी नाउ, You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. तो अभी तुम छोटे भाई हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें आ जाएगा किस तरीके से घोड़े को समझना है, क्या किस तरीके से उसे हैंडल करना है। यहां से ही हमें थोड़ा सा पता लग रहा है कि perhaps the cousin Murad can be of 13 years. I went home and ate a hearty breakfast. फिर वो घर चला गया आराम और उसने हार्टी ब्रेकफास्ट खाया। हार्टी का मतलब होता है जब आप भरपेट नाश्ता करते हो, इतना मतलब अच्छा होता है कि आपको पूरे दिन एनर्जी रहे, एनर्जेटिक रहो, और आपको जरूरी नहीं है ऐसा हार्टी ब्रेकफास्ट कर लिया तो दिन में भूख लगने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। दैट आफ्टरनून उसी दिन की बात कर रही है जिस दिन की 4 बजे वाली ये कहानी है। उसी आफ्टरनून मेरे अंकल खुसरोव आए हमारे घर पर, और वो क्यों आए, कॉफी पीने के लिए और सिगरेट्स के लिए। वो पार्लर में बैठे, पार्लर मतलब कि एक बैठने की जगह या वेटिंग एरिया जहां पर सभी मिलकर बैठे हैं इस तरीके से, और वहां पर he sipped coffee and what he smoked cigarettes and he remembered the old country. कॉफी पीते पीते स्मोकिंग करते हुए वो ओल्ड कंट्री को रिमेंबर करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और उसी दोपहर एक दूसरे विजिटर आए जिनका नाम था जॉन बायरो, जो कि एक फार्मर थे। ही वॉज एन असायरियन थे, लेकिन लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से उन्होंने अर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। वो असायरिया के थे, लेकिन क्योंकि अब वो अकेले थे तो वो हमारे साथ इंटरेक्शन करते थे और हम अर्मेनियन भाषा बोलते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए उन्होंने अर्मेनियन भाषा बोलनी सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड। यहां तक समझते हैं मेरी मदर, किसकी मदर, अरम की मदर जो है, वो उस लोनली विजिटर, उस अकेले विजिटर के लिए कॉफी लेकर आई और टोबैको लेकर आई। और ही यानी कि अंकल खुसरोव ने उसने, और वो जो लोनली था पर्सन जॉन बायरो, उसने सिगरेट रोल करी और उसके बाद कॉफी पी, सिप्ड कॉफी एंड देन ही स्मोक्ड, और लास्ट में कॉफी वगैरह पीने के बाद उसने लंबी सांस ली। साई करने का मतलब होता है लंबी सांस लेना, और अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी सैडनेस को शो करा। ही सेड माय व्हाइट हॉर्स व्हिच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो अब वो कहता है कि मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने गुम हो चुका था वो अभी भी स्टिल गॉन है, अभी भी वो गया हुआ है, यानी कि अभी भी मुझे मिला नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा घोड़ा कहां पर गया, ठीक है ना। कौन कह रहा है ये बातें, जॉन बायरो, जिसका वो घोड़ा असलियत में है। माय अंकल खुसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स। अब अंकल खुसरोव तो कोई भी बोल रहा है जल्दी इरिटेट हो जाती हैं और सबको बोलती बंद करवा देते हैं अपना एक ही डायलॉग बोलकर। अंकल बहुत इरिटेट हो गए और चिल्लाए कि इट्स नो हार्म, कोई ये हार्म की बात नहीं है। घोड़े का लॉस क्या है, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी होमलैंड जो हमारी ओल्ड कंट्री थी जहां से बिलोंग करते थे, हम अपनी होमलैंड गंवा चुके हैं और तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो। दिस इज व्हाट अंकल सेड, और उसकी बोलती बंद करवा दी गई। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरी, व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। वो आपके लिए सही हो सकता है, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, शहर के निवासी, यानी कि जो जॉन बायरो है अंकल को कहता है कि वो घोड़ा खोना आपके लिए शायद सही हो सकता है क्योंकि आप एक शहर के निवासी हैं, लेकिन मेरी सरी का क्या, सरी क्या होता है, एक लाइट हल्की 4 पहियों वाली, हल्की और 4 पहियों वाली, ठीक है ना,
हल्की और 4 पहियों वाली एक बग्गी जिसे घोड़ा चलाता है। तो वो कह रहा है कि मेरा घोड़ा ही जब गुम हो गया तो मेरी सरी का क्या होगा, मेरी उस घोड़े के द्वारा चलाए जाने वाला कैरेज जो है उसका क्या होगा, ठीक है ना। तो एक घोड़े के बिना सरी का क्या काम है। पे नो अटेंशन टू इट माय अंकल खुसरो रॉड, एकदम से मेरे खुसरो अंकल जो है चिल्लाए कि कोई अटेंशन मत उस पर पे करो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर। जॉन बायरो ने बोला कि मैं आपके पास आया हूं 10 मील चलकर। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड। अब अंकल खुसरो हर बात से चिढ़ जाते हैं, तो जॉन ने बोला मैं 10 मील दूर चलकर आया हूं आपके पास और मैं अपने घोड़े की बात कर रहा हूं कि मुझे शायद कोई मदद मिल जाए, नहीं थी लेकिन इमेजिन, ठीक है ना। लेकिन अब वो बोला 10 मील चल के आया हूं, तो अंकल ने जवाब दिया हाँ क्योंकि तुम्हारे पास लाते हैं इसलिए तुम 10 मील चलकर आए, यानी कि इज वेरी इरिटेटेड, ठीक है। माय लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर जॉन बायरो ने बोला मेरी जो लेफ्ट लात लेग है वो मुझे दर्द कर रही है। पे नो अटेंशन टू इट माय अंकल खुसरो रॉड। फिर से इस बात पर भी बोला कि ये कोई हार्म की बात नहीं है, यदि तुम्हारी लेफ्ट लेग दुख रही है इस पर कोई अटेंशन पे मत करो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर ने बोला वो घोड़ा मुझे $60 का है मेरा। आई स्पिट ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड। अंकल कहते हैं मैं मनी पर थूकता हूं और ठीक है ना, आई स्पिट ऑन मनी, तो $60 इज नॉट समथिंग, पे नो अटेंशन टू इट, कोई हार्म की बात नहीं है। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब इतनी ये बातें सुनकर अब जो जॉन बायरो नाम का फार्मर है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है ना। आफ्टरनून में इस समय जब ये बात हो रही है, अंकल खुसरो हैं और अरम है ऑथर जो है और उनका विजिटर जॉन बायरो है और उनकी मदर जो है अरम की, जो उन्हें सर्व कर रही है कॉफी टोबैको सिगरेट्स, वो भी वहीं पर खड़ी हैं उसी पार्लर में जहां पर ये सभी हैं। तो ये 4 लोग वहां पर हैं, ठीक है ना। अब अपना मतलब इतनी ज्यादा इग्नोरेंस है हर बात जो वो कह रहे हैं। अंकल इज सेइंग पे नो अटेंशन टू इट। उसने बोला मेरा घोड़ा खोया गया, पे नो अटेंशन टू इट। मेरी बग्गी का क्या होगा, पे नो अटेंशन टू इट। मेरी लातें दर्द हो रही हैं, पे नो अटेंशन टू इट। $60 का है, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये सब सुनकर वो जो पर्सन है यानी कि जॉन बायरो उठा और ही स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी घर से निकला। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग मतलब कि तेज आवाज से बंद करना, उसने जोर से दरवाजे को बंद करा और चला गया। माय मदर एक्सप्लेन। अब ये देखकर उनका मतलब बिहेवियर जो था एकदम से है ना, थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर तेजी से दरवाजा बंद कर चले गए। तो इस बारे में उनकी मदर ने एक्सप्लेन करा। ही हैज अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन। उसने एक्सप्लेन करा कि वो इस तरीके से घर से बिना बताए चुपके से निकल गए, स्टॉक आउट मतलब चुपके से निकल जाना, और उन्होंने दरवाजे को तेज आवाज से बंद करा क्योंकि वो एक उनका हार्ट जेंटल है, मन में कोई उनकी खोट नहीं है, लेकिन बात सिंपल है कि वो होमसिक है, वो घर रहना पसंद करते हैं और वो थोड़े लोनली हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं। ही इज सच अ लार्ज मैन। थोड़ा सा ना मतलब उनके इस एंडिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करा मदर ने, ठीक है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माय कजन मुराद's हाउस। फार्मर चला गया और फिर वो अरम ये सारी बात सुनकर अपने भाई मुराद के घर पर चला गया क्योंकि अब उसे पता लगा कि जो वो घोड़ा ले रहा है वो उसके भाई के पास जो घोड़ा है दैट इज ऑफ जॉन बायरो, और जॉन बायरो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इसको लेकर और वो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही हैं। ही वाज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन व्हिच कुड नॉट फ्लाई। ही वाज टॉकिंग टू द बर्ड। जिस समय वो वहां पहुंचा अरम अपने भाई के घर पर, वो पीच ट्री आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था और एक रॉबिन क्या होता है, पंछी होते हैं, यंग रॉबिन, छोटा रॉबिन जो है, नॉट एन अडल्ट रॉबिन, उसके पंख को संवार रहा था, थोड़ा रिपेयर कर रहा था जो कि हर्ट हो चुका था, जिस वजह से पंख सही ना होने की वजह से, पंख हर्ट होने की वजह से विंग वो पंछी नहीं उड़ पा रहा था और वो बर्ड से बातें कर रहा था। एज आई मेंशन्ड बिफोर, इसका इंटरेक्शन अच्छा है, किसके साथ इंटरेक्शन अच्छा है, पंछियों के साथ, जानवरों के साथ, ठीक है ना। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने बोला कि ये क्या है, ही सेड, उसने पूछा व्हाट इज इट, एकदम से वो आया ना तो पूछा, तो फिर इसने बोला, अरम ने बोला कि द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड व्हाट इज इट, ही सेड द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, उसने बोला फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, और उसने फिर आगे बात कंटिन्यू करी कि हमारे घर पर आए थे और उसे अपना घोड़ा चाहिए। तुम्हारे पास वो घोड़ा 1 महीने से है और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूं कि तुम उस घोड़े को वापस मत देना जब तक मैं उस घोड़े पे सवारी करना ना सीख लूं। यानी कि अब वो यहाँ पर ये बताने तो आया है कि उस घोड़ा किसका है, जॉन बायरो का है, वो मेरे घर आया, उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए, लेकिन वो ये कहने नहीं आया कि तुम घोड़ा वापस कर दो, वो ये श्योरिटी प्रॉमिस लेने आया अपने कजन से कि जब तक मैं घोड़ा पे घुड़सवारी ना सीख जाऊं तुम घोड़े को यहीं अपने पास ही रखोगे। तुमने 1 महीने से रखा हुआ है, अब और समय के लिए रख लो ताकि मैं घुड़सवारी सीख सकूं, उसके बाद उसे रिटर्न कर देना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। वी आर हियर, इट विल टेक यू अ ईयर। बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें 1 साल लग जाएगा मेरे कजन मुराद। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। अब बड़े भाई की बात उसने मान ली कि चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मुझे 1 साल लग जाएगा, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, हम 1 साल के लिए घोड़े को रख लेते हैं, ठीक है ना। माय कजन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, वो एक अपने पैरों पर एकदम से कूदा। व्हाट ही रॉड, वो हमेशा रॉर ही करता है, दैट इज हिज नेचुरल डिसेंडेंट, ठीक है ना, दैट बिकॉज ही इज अ नेचुरल डिसेंडेंट। तो मेरा कजन चिल्लाया, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक ग्रोगलेनियन फैमिली जो ऑनेस्टी के लिए फेमस है उसके मेंबर को ये कह रहे हो कि मतलब कि तुम चोरी करो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, हॉर्स को हम 1 साल नहीं रख सकते और हॉर्स का उसके अपने ट्रू ओनर जॉन बायरो फार्मर के पास जाना बहुत जरूरी है। व्हेन आई सेड, और उसने पूछा कब, इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड कि लेटेस्ट 6 months, 6 महीनों से ज्यादा हम उसे नहीं रख सकते। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और बर्ड यानी अभी हाथ में उसने पंछी को पकड़ रखा था, रॉबिन को, और ये बात करी और उसके बाद ऐसा बोलने के बाद उसने पंछी को हवा में फेंक दिया। थ्रो मतलब ऐसा रूडली नहीं फेंका, यानी कि हवा में ऐसे छोड़ दिया ऊपर की तरफ ताकि पंछी उड़ सके, ठीक है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने कोशिश करी, ऑलमोस्ट 2 बार गिर भी गया, लेकिन अंत में तीसरी चौथी बारी में वो
उड़ने लगा रॉबिन हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा अब वो उड़ने लगा, यानी कि मदद करी किसने, मुराद ने यंग रॉबिन की मदद करी। ठीक है, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अब उन्होंने घोड़ा रख लिया, वो मान गए। ठीक है, 1 साल के लिए तो नहीं रखा, लेकिन उसने बोला 6 महीने ज्यादा से ज्यादा। अब हर सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, लगभग 2 हफ्तों के लिए मेरा कजन मुराद और मैं हॉर्स को बार्न से बाहर लेकर आते थे, उसे डेजर्टेड वाइनयार्ड जहां हमने उसे बांधा था, वेयर वी वर हाइडिंग इट, एंड तो वहां से हमसे निकालते हर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, और उसे राइड करते। और हर मॉर्निंग हॉर्स मतलब तो हम राइड करते, उसके बाद मेरा भाई अकेला राइड करता, और जब मेरी बारी आती है अकेला राइड करने की, वो हमेशा ही जो घोड़ा था हर बार ही ग्रेप वाइन्स के ऊपर कूदे मारता था और छोटे पेड़ों के साथ स्मॉल ट्रीज, ठीक है ना, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर कूदे मारता था, लीप्ड ओवर जंप करता था और मुझे घेर कर वो भाग जाता था। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो पहले दिन हुआ वही हुआ। तो बड़ा भाई मुराद तो अच्छे से घोड़े को जानता है, उसे राइड करता है, लेकिन जो अरम है वो नहीं जानता। ठीक है, उसे नहीं आता राइड करना घोड़े को। चलो, नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माय कजन मुराद रोड। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हर रोज 2 हफ्तों के लिए ऐसा मेरे साथ बार-बार करने के बाद ही मुझे ऐसा भरोसा था कि जिस तरीके से मेरा भाई राइड करता है घोड़े को, मैं भी उस तरीके से राइड करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिटवेजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह जब हम फिटवेजियन के, यानी कि इस फार्मर के डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे, तो वहां से जाते जाते हम भाग गए इनटू द फार्मर जॉन बायरो, इनटू द फार्मर यानी कि किसान के पास, जॉन बायरो के पास मैं और मेरा भाई भाग गए। और उस समय जब हम उनके पास पहुंचे, जब हम उनकी तरफ जा रहे थे, तो वो अपने टाउन के रास्ते पर थे, वो अपने टाउन की तरफ जा रहे थे और हम उनकी तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, माय कजन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। अब जो कजन है उसने बोला कि अपने भाई को कि मैं बात करूंगा फार्मर से, और क्योंकि मुझे फार्मर से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर। जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने विश करी गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। गुड मॉर्निंग का जवाब दिया है ना दिया मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फार्मर जॉन बायरो ने उत्सुकता के साथ उस घोड़े को एकदम से स्टडी करा, उसे देखा, ध्यान से परखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। घोड़े को देखने के बाद उसने जवाब दिया गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बेटे, क्योंकि बेटों नहीं बोला, बेटे बोला, क्योंकि विश किसने करा था, मुराद ने करा था। ठीक है ना, तो उसने बोला मेरे दोस्तों के बेटे की उसे गुड मॉर्निंग बोला। ही सेड, इस घोड़े का नाम क्या, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या, योर हॉर्स। ठीक है ना, माय हार्ट माय कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरे कजन, अब अरम कह रहा है कि मेरे कजन मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला माय हार्ट इज द नेम ऑफ दिस हॉर्स। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, एक लवली हॉर्स के लिए ये माय हार्ट नेम एक लवली नेम है, जॉन बायरो फार्मर ने बोला। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ। ठीक है ना, क्या, और मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये वो घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले, मैनी वीक्स, कई हफ्ते पहले मुझसे चुरा लिया गया था। फिर उसने पूछा कि क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूं। ठीक है, ऑफ कोर्स मुराद सेड, उसने बोला कि हाँ आप इसके मुंह में देख सकते हो। फार्मर ने हॉर्स के माउथ में देखा और बोला टूथ फॉर टूथ, ही सेड। टूथ फॉर टूथ बेटा एक फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि टूथ फॉर टूथ इज अ फ्रेज कि जैसे को तैसा, इस तरीके से इसका ये मतलब है, जैसे को तैसा। सो टूथ फॉर टूथ या आई फॉर एन आई, इस तरीके से जो फ्रेजेस हैं इनका ये मतलब है। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, उसने बोला आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं इस बात की कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता। ठीक है ना, वो कह रहा है कि मैं इस बात की कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले चुरा लिया गया था, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता। पेरेंट्स को जानने की बात ये है कि द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, लेकिन तुम्हारी फैमिली की एक फेम है, योर फैमिली इज द फेमस फॉर ऑनेस्टी, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूं, वो बहुत ऑनेस्ट है। तुम्हारा पूरा ट्राइबल ग्रुप ही ऑनेस्टी के लिए फेमस है, इस वजह से मैं ये बात की कसम नहीं खाता कि मेरा ही घोड़ा है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माय हॉर्स, तो बिकॉज दे आर फेमस फॉर ऑनेस्टी, तो वो अपने घोड़े, मतलब उसे लग शक भी है, पूरा उस यकीन करने को भी तैयार है कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन वो इस बात को मानता नहीं है, उस बात की कसम नहीं खाता, कहता है कि तुम तो ऑनेस्ट हो, तो ये तुमने तो मेरा घोड़ा नहीं चुराया होगा। तो हो सकता है कि हो सकता नहीं, फिर वो मान लेता है कि ये घोड़ा तो मेरे घोड़े का ट्विन है, उसके जैसा ही है। ठीक है ना, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, लेकिन यदि एक डाउटफुल पर्सन होता, वो अपनी आंखों पर विश्वास करता, अपने हार्ट पर विश्वास नहीं करता। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो उसने इस बात को उनके सामने नकार दिया कि ये मेरा घोड़ा है, सिर्फ उनकी पेरेंट्स को जानने की वजह से कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, यू आर फेमस फॉर ऑनेस्टी, योर फैमिली हैज फेम फॉर ऑनेस्टी, इतनी सदियों से तुम ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हो। तो लेकिन यदि मेरी जगह एक डाउटफुल पर्सन हो, जिसे डाउट है, जिसे शक है, वो सुनता वो अपनी आंखों के देखे हुए पर ही विश्वास करता है, ना कि अपने दिल पर सुनता है। लेकिन यहाँ जॉन बायरो उल्टा कर गए, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, अपने घोड़े की पहचान मालिक को होती है, तो वो उस बात पर नहीं बिलीव करे, उन्होंने अपने दिल की सुनी कि ये तो ऑनेस्ट फैमिली से है, तो ये इन्हीं का घोड़ा होगा, ये मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है, लेकिन मेरा घोड़ा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिलीज फेम। इतना भरोसा यानी कि कायम था उनके ट्राइबल का, और है एक्चुअली। फिर उसके बाद बोला माय यंग फ्रेंड्स ने बोला कि गुड डे, फिर आगे अपना रास्ता लेकर चले, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो माय कजन मुराद सेड। उसके बाद गुड डे का जवाब गुड डे बोलकर ही दिया जॉन बायरो, उसके कजन ने बोला। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग यानी कि जिस मॉर्निंग अब वो घोड़ा से दिखा आए हैं, ठीक है ना, उसी का घोड़ा है, वो जानते हैं। अब उसके बाद
फॉलोइंग मॉर्निंग यानी कि उस दिन के बाद जब घोड़ा देख लिया, ये सारी बातचीत हुई, उसके अगले दिन की बात हो गई है। अगले दिन की अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने भी मतलब दोनों भाइयों ने घोड़ा वो जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले गए और वहां वाइनयार्ड में जाकर उस बार्न पर खड़ा कर दिया। तो जॉन बायरो एक फार्मर, उनके भी वाइनयार्ड्स हैं और वहां उनके बार्न पर उन्होंने खड़ा कर दिया। हर रोज कहां खड़ा करते थे? फिटवेजियन नाम के फार्मर के वाइनयार्ड में, जो कि बिल्कुल खाली था, सुनसान था। लेकिन अगले दिन वो जॉन बायरो का उन्होंने रिटर्न कर दिया घोड़ा, उस अर्ली मॉर्निंग बताकर रिटर्न नहीं करा उस, लेकिन उनके वहां बांध आए, ठीक है ना। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। लेकिन वहां पे जो कुत्ते थे ना वो हमें फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी साउंड नहीं करी। दे डिडंट बार्क, कोई साउंड नहीं होता, क्योंकि अगर साउंड होती तो वहां पर पता लग जाता सबको कि कोई ना कोई आया है ना। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। उसने बोला, तो घोड़ा खड़ा करने के बाद उसने अरम ने अपने कजन को बोला कि मुझे ऐसा लगा था कि कुत्ते हमें देखकर भौंकेंगे, और उसने विस्पर कराने के अपने कजन को आराम से बोला। लेकिन मुराद ने बोला दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, हाँ वो करते यदि कोई और होता, यदि मैं और तुम ना होते, यानी कि अगर मैं ना होता, हम ना होते यहाँ पर, तो और कोई अगर होता तो उस पर वो जरूर कुत्ते भौंकते। लेकिन आई हैव अ वे विद डॉग्स, लेकिन मेरे पास तरीका है घोड़ों के साथ तो है ही, लेकिन कुत्तों के साथ भी है। तो मैंने कुत्तों को समझाया, मतलब इस तरीके से कि वो नहीं भौंके, वो समझते हैं। तो यहाँ से यंग रॉबिन भी समझ गया, उसकी बातें, उसकी मदद करी। फार्मर्स के साथ ही हैज अ वे विद हॉर्सेस, ही हैज अ वे विद फार्मर्स एंड ही हैज अ वे विद डॉग्स एज वेल। कौन? मुराद। माय कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। घोड़े को वहां बार में बांध दिया और उसके आसपास अपनी बाजुएं रखी, प्रेस, उसके नोज को अपनी नाक से प्रेस करा। दोनों ने अपने नोजेस कनेक्ट कर लिए, घोड़े ने और उसने, मुराद ने उसकी पेट थपथपाई, पैट करा, और उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। उस आफ्टरनून, यानी कि जिस आफ्टरनून वो उस बार्न पर घोड़ा बांध कर आए थे, जॉन बायरो के बार्न पर, उसी आफ्टरनून जॉन बायरो हमारे घर पर आए। इन हिज सरी पर आए, सरी यानी कि घोड़ा वापस मिल गया। तो घोड़े के पीछे चलने वाली जो बग्गी है उसके अंदर वो बैठकर आए, और मेरी मदर को, यानी कि अरम की मदर को, उन्होंने अपना घोड़ा दिखाया जो कि चुरा लिया गया था, लेकिन अब जिसने भी चुराया वो रिटर्न कर चुका है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो उसने बोला कि मैं नहीं जानता क्या सोचना चाहिए, यानी कि मेरा घोड़ा चुरा लिया गया और अब जिसने चुराया वो बिना बताए मुझे वापस भी मेरा घोड़ा रिटर्न भी कर गए हैं, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना चाहिए, व्हाट शुड आई थिंक। लेकिन जो मेरा घोड़ा है वो आज तक इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था जितना वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, सॉरी, और अब वो अच्छा टेम्पर्ड है, ही इज बेटर टेम्पर्ड टू, अच्छे मिजाज वाला हो चुका है। आई थैंक गॉड, यानी कि अब वो थोड़े खुश हैं कि चलो जिसने भी चुराया उसने चुराया, मेरा घोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है और अच्छे टेम्पर वाला हो गया है, तो मैं इसलिए भगवान का शुक्रिया करता हूँ, घोड़ा भी मिल गया और अच्छा होकर मिल गया। माय अंकल खोसरो हु वाज इन द पार्लर, वो पार्लर में ही बैठे थे उस समय भी, उस आफ्टरनून भी, वो एकदम से उसकी बात सुनते ही, जॉन बायरो की बात सुनते ही इरिटेट हो गए और चिल्लाए, शांति रखो, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है वापस, तो इस पर कोई अटेंशन मत, पे इट इज ऑफ नो हार्म, सो पे नो अटेंशन टू, यानी कि खुसरोव जो हैं कभी भी किसी को बोलने नहीं देते, एक ही बात है उनके पास हमेशा कहने के लिए, ठीक है ना, पे नो अटेंशन टू इट। वो कह रहे हैं जब खो गया था तो पे नो अटेंशन टू इट, अब वापस मिल गया है तब भी तुम उस पर कोई अटेंशन ना करो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेसन, वी हैव डिस्कस्ड एवरी डिटेल ऑफ द चैप्टर एंड every word, every meaning, everything has been discussed, theme और वो सारी चीजें, सिंबोलिज्म, ठीक है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत नॉलेज प्रोवाइड करती है। देन वी हैव ट्राई दिस आउट एंड रीडिंग विद इनसाइट क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स दैट यू कैन